हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हम पीजीटी के सारे एग्जाम करा चुके हैं। उसके बाद हम टीजीटी कराएंगे और आज से एक और श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एलटी है उसमें बता दें आपको जीएस का पोर्शन बिना आप पास नहीं हो सकते। यानी जब तक आप जीएस के पोर्शन को नहीं करेंगे तब तक आपकी सीट निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एलटी है उसमें जो रखा जाता है वो जीएस भी है। क्योंकि जीएस इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जीएस को छोड़ नहीं सकते, आपको जीएस करना ही करना होगा। बता दें 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, तो उसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। तो इस तरह से 150 क्वेश्चनों का पेपर होगा। तो ये 30 क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? 80 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में। 90 में से 10 क्वेश्चन अमूमन गलत जाना जाहिर है। तो यहाँ पे जो 30 सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 से 20 हर स्टूडेंट को करने ही करने हैं। तो इस वजह से आज से हम जो प्रीवियस ईयर में जीएस के आपके जो आ चुके हैं पेपर, पहले उन्हें देखेंगे। उसके बाद जो रखेंगे वो एलटी के कर रखेंगे, क्योंकि उससे होगा क्यों? क्योंकि वो जीएस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो जीआईसी के होंगे, और जीआईसी का जो जीएस आता है वो थोड़ा सा हटके आता है, यानी औरों से हटकर आता है। तो इसका मतलब जो एलटी का जीएस बनेगा नॉर्मल जीएस नहीं होगा। तो आज से हम उस श्रृंखला को और चालू करेंगे। तो अब तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो जीएस के इस टॉपिकों से जुड़ना चाहता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि वीडियोस आपको ना मिल पाए। तो यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि वहाँ की जो रीजनिंग है जब हम करेंगे तब आप खुद देख पाएंगे कि वो रीजनिंग औरों से अलग है, उसका जो कंटेंट है वो भी औरों से अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसी श्रृंखला में अपने आगे कि हमें आज क्या सॉल्व करना है। यानी आज हमें क्या देखेंगे, वो हमारा 2005 का टीजीटी का एग्जाम। इससे पहले हम पीजीटी करा चुके हैं, एलटी करा चुके हैं, एलटी का पेपर करा चुके हैं। अब हम आपका टीजीटी देखने लगे। आज से या कल से हम टेलीग्राम पर क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चनों को डिजाइन करके डाल दिया करेंगे, जिसके आप लोग क्या करेंगे कि उसके आंसर देख पाएंगे, जिसमें ईयरों को रखेंगे ज़्यादातर है, और जिनमें क्या रखेंगे, कोई सी शब्द की उत्पत्ति जैसे ग्रीक भाषा से हुई है या आपकी किससे हुई है, ये वाला, क्योंकि इनसे एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, पोषण। बस एक शब्द है और पूछा जा रहा है पोषण क्या है। ठीक है, तो ये क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है, यानी एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। आपको एक गुड न्यूज बता दें, आज ही की है, क्योंकि अब आपका जो एलटी है वो यानी इसी साल 2021 में इसका विज्ञापन आपके आगे होगा, और 22 के फरवरी तक आपका ये एग्जाम करा दिया जाएगा। हो सकता है फरवरी से पहले करा दिया जाए, क्योंकि फरवरी में आपके यहाँ इलेक्शन है, तो हो सकता है फरवरी से पहले चला जाए या फरवरी के बाद, यानी मार्च तक ये आपके जो एग्जाम है वो हो जाएगा। इतना आप बिल्कुल निश्चित करके चलिए कि ये एग्जाम आप तक के बीच मार्च तक हो जाएगा। तो जाने नए सत्र में, यानी आपको जुलाई में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अगर एग्जाम मार्च तक हो जाता है, क्योंकि न्यू जो सेशन चालू होता है उसका नियम ही यही है कि जुलाई में क्या होता है कि शिक्षकों की भर्ती या शिक्षक पदों पर पहुंचा दिए जाते हैं कार्यभार संभालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या था? डी था। पोषण क्या है? पोषण के बिना किसी भी जैविक यानी जीव के उत्पन्न करने वाले को जैविक इंसानों की क्या हो सकती है? वृद्धि नहीं हो सकती, उसके कार्यों की क्षमता नहीं बढ़ सकती है। जब हम ब्लैक बोर्ड पर इन्हें पोषण वगैरह टॉपिकों को कवर करेंगे तब बहुत अच्छे से इन्हें समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। तो किस रूप में वर्गीकरण किया जाता है? तो वो हमारा अनुकूलतम, अल्पतम, ठीक है, इन दोनों के रूप में क्या करा जाता है? इसका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके जो सिलेबस है उसका भी पार्ट है। तो न्यूट्रिशन क्वेश्चन जो आ चुके हैं, देखो जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसमें से जो मैटर है या कंटेन है या आपका जो सिलेबस है उसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही बनेंगे, उनकी लैंग्वेज वैसा घूम जाए तो, और उससे अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पे 3 तरह से होता है: उत्तम पोषण, अनुकूलित पोषण और आपका है अपर्याप्त पोषण। हो सकता है उत्तम को रख दिया जाए, तो याद रखिएगा उत्तम पोषण, आपका अनुकूलित और अपर्याप्त पोषण। यहाँ पे उत्तम और कर दीजिए, इस तरह से 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुष्टि
पुष्टिकर पदार्थ हैं, तो आपके कौन से हैं पुष्टिकर पदार्थ? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करते? ये ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। और जो विटामिन है और खनिज तत्व वो इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका खाद्य ऊर्जा की आप ये बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंकि एलटी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे कि जो एलटी के बेस से आपका टीजीटी में जो क्वेश्चन सही लगेगा उसे और मैं हाईलाइट करती जाऊंगी, जिससे कि आपकी क्या हो, वहाँ पे आने से आपको कोई इन क्वेश्चनों को गलत होने से आपको रोक सकें, यानी वहाँ आएंगे तो आपसे गलत ना हो, क्योंकि क्या है वहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, इसी वजह से इस रेस से आधे क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए खाद्य ऊर्जा की आपकी है कृतिक यानी क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है कैसे, तो यहाँ पे कैसे दिखाई जाएगी उसकी क्रिटिकल इकाई, तो यहाँ है आपका 1/4। आपका अब बात करें बीएमआर की, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, तो ये होता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर क्या होता है आपका बेसल, लिख लेते हैं यहाँ पे, जो ये होता है आपका वो होता है, क्योंकि हो सकता है उसमें आ जाए कि उपयुक्त विकल्प चुनिए, मेटा बॉलिक रेट, ये होता है आपका बीएमआर की फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आरडीसी का जो चार्ट है एक दिन उसको भी हम डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन इस बार काफ़ी बनेंगे। हमारे शरीर की कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, प्लस आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनपी, आपकी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है यानी एनईपी, तो याद रखिए 2020 उससे जो क्वेश्चन या जो बिंदु आपके में बन सकते हैं, क्योंकि आप क्या हैं टीचर हैं, तो पॉलिसी से भी ये क्वेश्चन बनेगा चाहे सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षकों को ज्ञान होना एक क्या है कि एक अनिवार्य पार्ट समझा जाता है। तो एजुकेशन पॉलिसी से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम किसी वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि क्या करेंगे कि आज या कल में एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे कि उसमें से क्या क्वेश्चन एलटी में बन सकता है, क्योंकि एक ही बनेगा बस, बट वो करंट के एरिया से होगा और एक ही बनेगा जरूर, और आप उस पर रिडायर नहीं कर सकते कि इस आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है, तो कितना प्रतिशत बना हुआ है, तो याद रखिएगा आपका 62%। ठीक है, 62 से 65 भी मिल जाता है इस तरह से। और पूछा भी जाता है कि शरीर का जो मतलब पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है, वो हमारा जल, दूसरा कौन सा माना जाता है, प्रोटीन माना जाता है। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है, तो आपकी संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष क्या है, तो 20 से आपकी 39 यानी 39 है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ग। आपका है आरडीआई, यानी इसी की बात कर रहे थे हम, किसको पढ़ेंगे, आरडीआई संस्तुति आहारीय अंतर्ग्रहण, तो इसके प्रभावित होते हैं, तो इससे कौन प्रभावित होते हैं, तो पारिवारिक आकार। ठीक है, पारिवारिक आकार क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या है, अनाजों और बाजराओं से। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, तो आपका जो अनाज है उसका एक एक्सचेंज कितना देता है, तो वो देता है हमारा 50 कैलोरी। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम आपके लिम्फेस पाया जाता है, तो यहाँ पे जो आवश्यक है वो क्या है, आपका अग्नाशयी रश्मि, अग्न्यासी रश्मि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को कैसा नहीं करना चाहिए, तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को मतलब क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक क्या है, जो पहले पट्टी बांधेगा,
ठीक है। प्राथमिक चिकित्सक कौन है? जो पहले पट्टी बांधेगा। यहाँ पे ये कौन हो गया? अगर वो पहली बांधी हुई पट्टी को खोलकर जांच कर रहा है तो ये यहाँ पर डॉक्टर का रोल दिखा रहा है। प्राथमिक चिकित्सक क्या है? जहाँ पे घटना घटी है वहां पे जो ट्रीटमेंट देता है वो हमारा प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। यानी वहां पे उसने चोट लगने पर कोई पट्टी बांध दी या कोई ट्यूब लगा दिया या ऐसा लगा दिया कि उस टाइम उस व्यक्ति की क्या हो, जान बच सके। ठीक है। तो यहाँ पे देख ही लेते हैं, जैसे कि हमारा प्राथमिक चिकित्सक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने ना देना। ठीक है। घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना होता है प्राथमिक चिकित्सा का काम। जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सक की सेवा के अधीन करना होता है। ठीक है। जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल तक पहुंचाना होता है। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी 72 बार प्रति मिनट। ये बहुत बार पूछा गया पर IELTS की लेवल का नहीं है। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। ऊपर का जो प्राथमिक चिकित्सा का था वो आपका आ सकता है, क्योंकि उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी डिफिकल्ट थी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि आपका किसका है, ये आयोग का एग्जाम है। ठीक है। तो आयोग आपको पता है कि कभी भी कोई भी चीज़ सीधे नहीं पूछता, क्योंकि इसकी भर्ती पर ही लिखा आएगा आयोग। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका ये क्या है, आयोग कनेक्ट करा रहा है। यानी आपके ISPCS वाला जो आयोग है उसकी तरह ही इसका जो पैटर्न होगा वो होगा। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। तो कौन सी उच्चतम प्राथमिकता है? तो वो है आपकी श्राव अवरोध। यहाँ पे जो अवरोध है वो करना है, यानी रोकना है। अगर कोई घाव बह रहा है यानी कोई जख्म हो गया और वहां से ब्लड बह रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो रोकना है। अवरोध का मतलब है रुकावट। यहाँ पे आप एक और टर्म समझ लीजिए, अपव्यय और अवरोध। वैसे तो प्राइमरी भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है पर यहाँ पे समझ लेते हैं, अवरोध आ गया है तो। और अपव्यय, ठीक है, अपव्यय। ठीक है। अपव्यय क्या का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी कोर्स में क्या करा, सपोज आपने क्या करा, LT की पढ़ाई के लिए आपने क्या करा कि पैसे भरे, बट आपने क्या करा कि बीच में वो पढ़ाई छोड़ दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पैसा डूब गया, अपव्यय हो गया, यानी पैसा चला गया। अवरोध क्या हो गया कि आपने एक बार क्या करा कि पढ़ाई की, पैसा खर्च किया, ठीक है, बट आपका नहीं हुआ, आप रुक गए। ठीक है। यानी एक ही कक्षा में जहां वो 1 साल में पास हो सकता है वहीं उसने 2 या 3 साल में वो क्लास पास की। सपोज कक्षा 3 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये प्राथमिक स्तर पर बहुत पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पे इम्पोर्टेंट है, या जो प्राइमरी की भर्ती कर रहे हैं उनके लिए भी, बट आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि LT है तो कोई पता नहीं कौन से टर्मिनोलॉजी से आपसे पूछ ले। तो अवरोध का मतलब हो जाता है कि क्या है यहाँ पे, कि अवरोध का मतलब है जैसे कक्षा 3 आपको 1 साल में पूरी करनी है, मगर अपने कक्षा 3 को 1 या 2 या 3 सालों में उसे पूरा किया तो ये अवरोध हो गया कि आप एक ही जगह पर रुके हैं। जहां आप कक्षा 5 में पहुंच जाते हो वहीं आप अभी कक्षा 3 में ही पढ़े हैं। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है, तो आपका जो वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है वो आपको बताना है। तो वो कितना है आपका, 90 से 120। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त, तो जब घाव खुले हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें आपके यहाँ पे घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। जो एक्सीडेंट हो जाता है उनमें यही करा जाता है कि प्राथमिक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसकी जान बचाई जा सकती है। तो जल्दी जल्दी क्या होता है कि उनके जहाँ पे भी कोई चीज़ घुस गई है एक्सीडेंट के दौरान तो उसे निकाला जाता है। पट्टियों के वर्गीकृत किया जाता है इनमें, तो आप बताएंगे कि किसमें, वो हमारे त्रिकोणीय और गोल आपकी लिपटी पट्टियां। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। ये जरूर याद रखना हम पेपरों में कि नहीं पूछा जाए तो नहीं को क्या कर लें, आप सर्कल में बंद कर लें, जिससे कि ऑप्शन चुनते टाइम आपको कोई भी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ गलती 99% पर होती है। तो नहीं का मतलब हो गया अच्छे अच्छों पर होती है, ऐसा नहीं, आप पर अच्छे अच्छे इंसानों पर भी होती है। तो यहाँ पे नहीं का करना चाहिए, यह क्या का है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना। ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि उसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, O2 मिलेगा, उससे क्या होगा कि आग और क्या तेजी से जलने लगेगी, लौ फूंक फूंक कर।
तो उसको चारों ओर नहीं दौड़ाना चाहिए। क्योंकि एक ही घटना है किसी होटल की, तो जहाँ आग लगी थी वहाँ क्या हुआ था, लोग बाग इधर उधर दौड़े तो और लोगों को आगों ने जल्दी पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या था कि उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन व कोट लेना, ठीक है, यानी उसको ढक देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन ना मिले और आग बुझ जाए। आहत को नहीं लुढ़काना, ठीक है, और यहाँ पे जल द्वारा आग को बुझाना, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल ना हो सिवाय जल के, तो हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी जान बचाई जा सकती है। आग अगर उसके शरीर को ना पकड़ी हो तो आप जल डाल दें तो वो बुझ जाएगी, और शरीर को पकड़ लेती है तो भी बुझ जाती है, बट उसमें क्या होता है कि आपके मतलब आपकी जो खाल है, स्किन है, उस पर इस तरह से गोले गोले बन जाते हैं, बबूले से उठ जाते हैं अगर पानी डाल दें तो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, कैल्शियम का अच्छा स्रोत पूछा गया है। तो कैल्शियम का अच्छा स्रोत आपका सबको पता ही है कि वो कौन है, दूध है। दूध में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है और दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। दूध आप याद रखिएगा, ये क्या है आपका, दूध जो माना जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन है, दोनों ही पार्टों में दूध आता है, यानी दूध आपका शाकाहारी भी है, दूध आपका मांसाहारी भी है। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो भारत में दूध को ज्यादातर शाकाहारी ही माना जाता है। दूध में कौन से पोषक तत्व नहीं पाया जाता, यानी दूध में क्या नहीं पाया जाता, ये आप याद रखिएगा। दुनिया का कोई भी दूध हो उसमें एक ही चीज नहीं पाई जाएगी, वो हमारा लोहा तत्व यानी आयरन। ठीक है, लोहा तत्व की मात्रा नहीं होती है किसी का भी दूध हो। किसकी मात्रा न्यून होती है यानी कम होती है, तो वो विटामिन सी की मात्रा। ठीक है, विटामिन सी की जार्मोनों से अपेक्षा मात्रा अच्छी माँ के दूध में होती है। दूध में किसकी कमी होती है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर जो देंगे वो हमारे यहाँ पे रहेगा। इसमें पूछा देखो कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी होती है, भरपूर मात्रा में नहीं मिलता, नगण्य होता है, यानी आप उसे कह सकते हैं कि कम मात्रा में होता है, पर ये नहीं कहेंगे होता ही नहीं है। होता ही नहीं है तो वो आयरन है। कौड़ीय मुख शोध आपका है स्टोमेटिस्ट होता है किसकी कमी के कारण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलटी की दृष्टि से, तो याद रखिएगा आपका रिबोफ्लोविन। ठीक है, जिसको राइबोफ्लोविन, यहाँ पे बस यही आपको याद रखना है का आपका है ये कौड़ीय मुख शोध, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आपका नेक्स्ट चलते हैं। आपका मंदाकिनी का अर्थ है, यानी आपका है डाई स्पेसिया का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या अर्थ है, वो है बदहजमी। ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। पायका खाने की इच्छा रखने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो किसकी कमी होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो पायका खा रही है गर्भवती महिला उसमें किसकी कमी होगी, तो वो होगी आयरन की। जो कि पायका क्या है, पायका एक मतलब खाद्य पदार्थ है जो आयरन का भरपूर है। ठीक है, तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। ये पाइका जो है आपके टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा कि किस तरह का खाद्य पदार्थ है। निम्नलिखित में से किस में आपका गाइट्रोजेनिक घटकों नहीं होते या नहीं होते, ठीक है, घटक नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा किस में नहीं होते, तो घटकों है किस में नहीं होते हैं, तो वो हमारे सलजम में नहीं होते हैं। पालक, बंद गोभी, आपका फूल गोभी, सब में ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है गेहूं। ICMR यानी 1989 खाद्य ग्रुप के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है, तो आपका जो राजमा है वो किस ग्रुप में है, तो आपका ग्रुप सेकंड में है। फलियों के अंकुरण से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है।
आपका है ब्राउन किसकी एक अच्छा स्रोत है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लाल ताड़ के तेल में क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा विटामिन ई इसमें मौजूद होता है। विटामिन ई क्या करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, बांझपन को दूर करता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शर्करा को वर्गीकृत किया गया कि इस रूप में, तो किस रूप में हमने शर्करा को वर्गीकृत किया है, तो वो हमारा गैर विकारी खाद्य पदार्थ। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जब हम उसके पूरा खोल के पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की संरचना, तब जानेंगे कि उसमें कितना है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध क्या है, दूध अधिक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा बनेगा, यहाँ पे राइट आंसर किसका दूध अधिक होता है, तो वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी किसी तरह की है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है, ठीक है, तो मैं जरूर लगाइए, मैं अधिक होता है, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत अधिक होता है। वैसे भी हम अपने शरीर की जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, ये याद रखिएगा। जितने भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खाने में लेते हैं वो हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, यानी कार्बोहाइड्रेट का हम ऊर्जा में अधिक उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है, तो यानी कौन सा घटक है, तो वो हमारा है पहला ही घटक मीडिया, क्योंकि यहाँ पे भोजन की पसंद से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अब जाति वर्ग से पड़ेगा, संस्कृति से और गुणवत्ता से भी पड़ जाता है। सीधे भाप से पकाना यानी डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जिसमें, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि किसी कपड़े में क्या है, पानी, किसी बर्तन में पानी भरकर उसके ऊपर उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर हम कोई चीज पका रहे हैं, तो वो क्या हो जाती, भाप द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, पर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा आंसर चुना जाता है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चुना जाता है। कीड़वन बढ़ता है, ये इस बार भी टीजीटी में पूछा था, कीड़वन बढ़ता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है विटामिन सी की मात्रा, यानी कि कीड़वन से क्या बढ़ता है, तो आपकी है विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कीड़वन बढ़ाता है तो विटामिन सी की मात्रा। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने में से उस खाद्य पदार्थों को आपका है बिगड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है, यानी उसको जो नुकसान पहुंचाए, बिगाड़े, उस घटक को किस तरह कम कर दिया जाता है, तो वायु की उपलब्धता, यानी आपको पता है कि जब वायु उसमें प्रवेश कर जाएगी तो वायु से क्या बनेगा, नमी, नमी से क्या होगी, चीजें जल्दी खराब हो जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, वायु की उपलब्धता ही खत्म कर देते हैं। खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में, आपके हैं एंजाइमों में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है, तो आपको जो राइट आंसर रहेगा, यानी किस विधि में, तो वो हमारा रहेगा निर्जलीकरण। ज्ञान है, तो आपका जो राइट आंसर है क्या है, तो वो हमारा है मानवीय स्रोत। गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 75 ग्राम। 16 से 18 वर्षों की किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुति दैनिक हिस्सा होता है ग्राम दिन, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, तो वो हमारा होगा 50 ग्राम। आपको बता दें कि जो हम वैल्यूज दे रहे हैं उन्हें अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब की है, 2004 की। अब डाटा आपका 2020 में क्या करा है, कोविड की वजह से चेंज हो गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड इंसानों की बदल गई है और उनकी कम्युनिटी पावर हमें अच्छी से अच्छी करनी होती है, तो इसलिए आरडीसी जो चार्ट है आपका रिकमेंडेशन डाइट वाला वो चेंज हो गया, तो वही अप्लाई होगा, तो इसीलिए हम इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं। ज्वर के दौरान देना देना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका ये इसे डीपली भी जा सकते हैं तथा इसे और अच्छे समझ सकते हैं, क्योंकि ज्वर में
ठीक है। ज्वर में क्या होता है, ज्वर में पाचन शक्ति क्या होती है, क्षीण हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऊर्जा और प्रोटीन की टूट फूट चालू हो जाती है, तभी तो वीकनेस का कारण बन जाता है ज्वर। तो ज्वर के दौरान देना चाहिए तो क्या देना चाहिए, तरल सरलता से पचने वाला खाद्य, जो इजीली आपके डाइजेशन हो जाए, या आपके डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट हो जाए, यानी जल्दी से जल्दी पच जाए। दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है, तो दूध की मिलावट की जांच, ध्यान रखना, दूध हम किससे नापते हैं, लीटरों से। दूध को किससे नापा जाता है, लीटर से। तो लीटर से क्या बना आपका, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर इसका क्या है, जांच यंत्र है। आपका है आपका ORS, घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा का आपका है बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रम से कितनी मात्राएं में ग्राम में होती हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कितनी मात्रा ग्राम में होती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा प्रति लीटर में, साधारण नमक कितना है इसमें, तभी वो ज्यादा नमकीन लगता है। ORS घोल आप पी के देखिएगा, उसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तभी वो भयंकर नमकीन लगता है, अगर जिसको नमक कम खाने की आदत हो। तो इसमें साधारण नमक का अनुपात कितना है, 3:5 है। और आपका सोडा बाइकार्बोनेट का कितना है, यानी खाने सोडे का, तो आपका वो क्या है, आपका सोडा जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, तो वो आपका 2.5 है। आपका क्या है, 2.5 है। तो सबसे ज्यादा किसका रेशो है इसमें, नमक का। किससे, नमक का, साधारण नमक का, तो इसीलिए वो नमकीन हमें ज्यादा लगता है। पोटेशियम की क्लोराइड की बात की जाए तो वो कितना है, 1.5 है। अब देखो 5-5 तो कॉमन है, ठीक है, 5-5 तीनों में है, बस आपको वैल्यू याद रखनी है कि अगर नमक पीछे भी कर दिया है तो अभी आप याद रखिएगा। तो साधारण नमक की 3 है, आपकी सोडा बाइकार्बोनेट की 2 है, और पोटेशियम क्लोराइड की 1 है, यानी 3-2-1। नेक्स्ट चलते हैं, टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। तो जो अभी टाइफाइड का बहुत चला था, तो वो किस माध्यम से फैलता है, तो याद रखिएगा, जल और दूषित आहार, यानी आप क्या करें दूषित ही जल पी लें, और क्या हो, आहार भी आपका दूषित हो, तो टाइफाइड आपको हो जाता है, जिसे हम मोती जला कहते हैं। आपका है खेसारी दाल के कारण होता है, तो यहाँ पे जो होता है, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लेथिरिज्म। ठीक है, ये आपको बोला जाता खसेरी दाल खा ली, तो ये खसारी दाल के कारण होता है, तो क्या कौन सा रोग हो जाता है, वो है लेथिरिज्म हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि खसारी की पैदावार कुछ क्षेत्रों में अधिक होती है, जिसके कारण लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसके दाल को खाने से क्या होता है, आपका लेथिरिज्म नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि इसके क्या होता है, इसके अधिक सेवन से क्या हो जाता है, आपको लकवा हो जाता है। ठीक है, आपको लिथेरिज्म याद ना रहे तो याद रखना कि इसके अधिक सेवन से क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ ही हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा आर्गे मोन तेल। ये जो तेल है, ये क्या है, काफी मतलब इसको रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन। तो आर्गुमोन का निर्माण धान की भूसी से के अतिरिक्त तो कुछ अन्य क्या है, हानिकारक पदार्थों से होता है। इस तेल का निर्माण किससे होता है, धान की भूसी, और इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य हानिकारक पदार्थों से होता है, इसीलिए इसका घातक प्रभाव देखने को मिलता है, कि ये अंधापन के साथ साथ हृदय के लिए भी घातक है। तो ऑर्गेमेंट तेल क्या है, ये खाने में नहीं लिया जाता है। FPO मानक चिन्ह है जिसकी गुणवत्ता के लिए, तो इस किसकी गुणवत्ता के लिए ये दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जैम। जैम की गुणवत्ता के लिए हम क्या देते हैं, FPO देते हैं। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, तो किसकी है वो, सिलाई और बुनाई कर रही है वो पत्नी उसकी, तो यह है वास्तविक वास्तविक प्रत्यक्ष आय की।
क्योंकि वो पैसा क्या है, प्रत्यक्ष रूप में आपके फॉर्म में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है मानसिक लेखा। ठीक है, मासिक लेखा जो है भविष्य में योजना बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, समयावधि जमा लेखा। ठीक है, राइट आंसर जो है आपका डी रहेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित या प्रभाव में आया? तो आपका जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे सर्किल कर लीजिए। तो कब आया? वो 1986 में आया। एजुकेशन पॉलिसी द्वितीय वाली क्या है? 1986 की पॉलिसी। 1986 की पॉलिसी के बाद कौन सी पॉलिसी आई है? 2020 की पॉलिसी आई है। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वक्र रेखाएं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है बैंगनी, या आपका है, आप याद रखिएगा, बैंगनी को क्या कहते हैं? आपका पर्पल कलर। ठीक है, ये क्या है? गौरवशाली, वैभवशाली और प्रभावशाली माना जाता है, यानी ये संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये ग्लैमर का कलर है। आपको बता दें, जो आपका बैंगनी कलर है यानी पर्पल कलर है उसे ग्लैमर का भी कलर बोलते हैं। टुकड़ों को जोड़कर जब एक वस्त्र बनाया जाता है तो उसे इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो बहुत सारे टुकड़े हैं, टुकड़ों को जोड़कर वस्त्र बना तो वो हमारा हो जाता है सजावटी, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमने डिजाइन के लिए इसमें टुकड़े लगाए हैं। एक अविकल्प यानी डिजाइन या परिधान के अंदर की सभी यहाँ पे सभी संधियों के बीच के संबंध को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या कहा जाता है? वो हमारा आरामदायक। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सूती कपड़ा, क्योंकि इसका मुकाबला नहीं है। जब हम कपास की विशेषताएं पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि सूती कपड़े को क्यों कहा जाता है किंग ऑफ फाइबर, और रेशमी कपड़े को क्यों कहा जाता है आपका क्वीन ऑफ फाइबर। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा दोपहर बाद। तभी तो शहर में क्या है, दोपहर बाद ही दुकानें खुलती हैं, 12 बजे के आसपास जाकर। एक शिशु आहार लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? तो यहाँ पे शिशु जब आहार लेके बैठना आरंभ कर देगा तो उसकी आयु क्या होगी? वो रहेगी 6 से 7 महीना, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा जो महीना है वो इधर ही है। तो 6 से 7 महीना क्या करता है? वो आहार लेकर एक और आप रोटी का पकड़ा देते हैं, वो उसे चूसने लगता है और बैठा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 50 सेंटीमीटर। किस उम्र के बच्चे का प्रारंभिक वजन दुगना हो जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 6 माह। ठीक है, 6 माह में क्या होता है कि अगर उसके वजन पे, वो वजन में कितना था, 3 kg था जब पैदा हुआ, तो 6 माह बाद वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी 6 kg का हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि बच्चे का वजन कब उसके वजन का दुगना हो जाता है? तो वो हो जाता है ठीक 6 माह बाद। दांतों के प्राथमिक सेट यानी दूध के दांतों के कितने दांत होते हैं? तो यानी हमारे दूध के दांत कितने होते हैं? उनकी संख्या होती है 20। वैसे जो दांतों की संख्या होती है वो होती है 32। बजट सफल होता है? तो कोई बजट जब भी सफल होगा जब आय और व्यय के सही संतुलन से। ठीक है, आप बस यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, वो ये है कि एंजल का जो बजट है उसमें बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं हर बार जहाँ मुझे बजट मिलता है हर बार रिपीट करते हैं, जिससे कि क्या हो कि एक बार आपके माइंड में वो सेट हो जाए कि एंजल के बजट में किस चीज का या किस मद का प्रावधान नहीं है। वो बजट बचत का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसीलिए उस बजट को
अच्छा बजट नहीं माना जाता, क्योंकि अच्छा बजट वही है जहाँ पे बचत का भी प्रावधान हो, क्योंकि बचत हमारी क्या है, भविष्य निधि के तौर पे काम में आता है, क्योंकि भविष्य में क्या काम पड़ जाए तो वो बचत ही हमारी काम आती है। एमएमआर टीका कितनी माह में दिया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 15 माह। 15 माह में दिया जाता है। कसरा होता है, इसमें गलगंड होता है और जर्मन का खसरा यानी रूबेला होता है। ये तीनों ही एक गंभीर बीमारी के तौर पर काम करता है। ठीक है, तीनों ही गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए एमएमआर टीका दिया जाता है। याद रखिएगा 15 माह में। ठीक है, एक साल 3 माह, इस तरह से भी आ जाए तो भी आप इसे करके आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है आपका इफ्लूजा। इफ्लूजा क्या है? आपका इन्फ्लूजा क्या है आपकी? तो ये है नजदीकी संबंध और हवा। इस तरह के टर्म जो हैं, जो काफी डिफिकल्ट से लग रहे हैं, वही आपके एलटी में आ सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इन्फ्लूजा वैसे तो हमें सारे देखने हैं, क्योंकि आए और छूटे ना, बस एक ही गारंटी, एक ही वो, कि इस तरह आप क्या करें, निगाहों में देखते जाएं कि आए और आपसे छूटे ना। अगर इन्फ्लूजा की बात करें तो ये संक्रामक रोग है, इसका संक्रमण विषाणु आपका है विषाणु और आपका बैसिलस इन्फ्लूजी आपका इन्फ्लूएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है, इसीलिए इसको आपका इन्फ्लूएंजा कहा जाता है। ठीक है, उसी रोगाणु से होता है। यह रोगाणु रोगी की छींक और खांसी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तभी तो छींक और खांसी आती है, तो साधारणतः हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कोई खड़ा है तो थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, क्योंकि छींक और खांसी में हमेशा हमारे शरीर से नकारात्मक, या फिर ये कहें कि क्या है, हमारे शरीर से बैक्टीरिया निकलते हैं, यानी खराब जीवाणु बाहर निकलते हैं, विषाणु बाहर निकलते हैं। इस तरह से आप इसे मान सकते हैं। जब भी वेल एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, रूमाल रखकर छींकते और खांसते हैं। ठीक है, अगर छींक और खांस के भी माध्यम में अगर कोई आ जाता है व्यक्ति, तो उसे भी संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है या कर देता है। ठीक है, क्योंकि जिसे आ रही है वो नहीं चाहता, पर उसे आ रही है, उसके निकले ही आपके जो विषाणु है वो उसे संक्रमित कर देते हैं। बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बीमा पॉलिसियों में लगाना। तो इससे क्या होती है, एक तरह से आपकी बचत होती है। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है, तो आप जब बाहरी सज्जा करेंगे तो क्या, रंग महत्वपूर्ण है। आपका है जेकार्ड की बुनाई में, तो आपका जो राइट आंसर है वो है कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। तो जैकार्ड की बुनाई में क्या होता है, कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है जवेल पानी काम आता है, तो जवेल जो पानी है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है कपड़े दाग छुड़ाने के लिए। ठीक है, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए इसे हम काम में लाते हैं। इसको क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपके क्रेविंग, आपका है क्रेविंग एक फिनिश है, इस इसके लिए तो आपको बताना है यहाँ पे कि किसके लिए, तो याद रखिएगा सिल्क के लिए। ये क्या है, फिनिशिंग कराती है, पर सज्जा है। चलिए, इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है पीतल को साफ करने में इमली का प्रयोग किया जाता है। मांडला एक फर्श सजावट है, यहाँ यहाँ का, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके देखिएगा। मांडला क्या है, एक फर्श सजावट है। पूछा जा रहा कहाँ का, तो याद रखिएगा राजस्थान का। राजस्थान में रंगोली भी बनाई जाती है, जो किससे बनाई जाती है, खाद्य पदार्थों से। एक और राजस्थान की विशेषता है कि खाद्य पदार्थों से क्या है, रंगोली बनाई जाती है, फिर वो खाद्य पदार्थ उठा के रख दिए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे खाद्य पदार्थों से ही रंगोली बना दी जाती है। बाटिक आधारित है किसके सिद्धांत पर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा प्रतिरोध प्रिंटिंग पर। ठीक है, जहाँ हमें कलर नहीं छड़ाना होता है वहाँ हम क्या करते हैं, मोम का प्रयोग कर देते हैं, और इसको क्या है, हम चित्र उभार लिया जाता है, और जहाँ जहाँ हमें जौन सा कलर नहीं छड़ाना वहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, मोम लगा देते हैं, जिससे कि उस पर कलर ना छड़े।
नेशनल दे निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे भी क्या है? नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे पूछा नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो है आपका बिखरा या फिर आपका डिस्पर्स रंजक। भराई या फीलिंग सूत उतारता है, आवरण यानी रैप सूत के ऊपर ऊपर इसमें। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सादी बुनाई। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है आपका है इसके द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि किसके द्वारा? तो वो है आपका द्रवित कताई द्वारा। नेशनल डे है। रंगों के नाम किस इसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहाँ पे प्राथमिक रंग की बात हो जा रही है, तो आप सबको पता है कि प्राथमिक रंग क्या है आपके? पीला, लाल और नीला। ये क्या है आपके? हो गए प्राकृतिक रंग। इसमें पूछा है नहीं है, तो हरा आपका द्वितीयक रंग है, याद रखिएगा। ये आपका प्राथमिक रंग नहीं है। पीला, लाल और नीला रंग आते हैं, जबकि द्वितीयक रंग में कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। हरित यानी हरा द्वितीयक है आपका, नारंगी द्वितीयक है, मगर नारंगी कैसा रंग है? गर्म रंग है। और आपका बैंगनी, जैसे ग्लैमर का कलर बोलते हैं, वो भी आपका द्वितीयक रंग है। यानी बैंगनी, नारंगी और आपका हरा, ये कैसे हैं? द्वितीयक रंग हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेग आपका है प्रेग प्रेग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का प्रयोग करने वाली योजना यह है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सदृश्य यानी अनेलोगस। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा कि पूछा है कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे योजना बनाना। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि आपको क्या करना है? यहाँ पे कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्यों को संयुक्त और समन्वित करने की। तो ठीक है, जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे तब तक हमें कुछ भी पता नहीं पड़ेगा कि कैसे क्या करवाना है। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे श्रेष्ठता से चित्रित करना है तो वो हमारा होता है पोस्टरों से। तभी तो देखा है कि क्या होता है, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम है उनके बड़े बड़े पोस्टर चौराहे पर लगाए जाते हैं। पाईगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द आपका अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। असंयत मूत्रता यानी समस्याजनक होती है यदि। तो आपको बताना है कि क्या? तो वो हमारी पूर्व विद्यालय बच्चों में रात के समय देखी जाती है, क्योंकि ये क्या होता है? ये क्या करते हैं? बिस्तर गीला कर देते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है? उस पर संयम नहीं होता मूत्र पर। एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा तो उसमें बताना है आपको कि क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में क्या कहा जाता है? तो ये क्या करते हैं? विशेष आयाम इनके अंदर दे दो कि क्या करें कि आप ये देखें कि कौन सी पेड़ क्या है, रोगनाशक दवाइयां देते हैं यानी आयुर्वेदिक वैद्य हैं। तो वो क्या करेंगे? एक वर्गीकरण श्रेष्ठ श्रेणीकरण करना क्या है इसमें? बेस्ट है। वर्गीकरण से ज्यादा क्या है इसमें? बेस्ट। वो हमारा है यहाँ पे राइट आंसर, वो हमारा श्रेणीकरण। नेक्स्ट देखिए, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा।
तो यहाँ पे क्या है कि सभी एक साथ कर रहे हैं, तो ये व्यवहार आपका है प्रबलन, यानी आपका आपका रीफोर्समेंट है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका रेनफोर्समेंट है या रिफोर्समेंट है, इस तरह से आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रबलन। चलिए, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो आपका कैसा होना चाहिए, तो वो हमारा है सरल होना चाहिए। कैसी शिक्षा है, अनौपचारिक। धीमी विकास करने धीमा विकास करने वाले बच्चों को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो कैसे पहचानेंगे कि उनका धीमा विकास है, तो गति और कुशलता समन्वय में देरी। नेक्स्ट चलते हैं। उसी के द्वारा पता पड़ता है कि उसका धीमा विकास है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो किसकी होती है, तो गृह और व्यवसाय की देखरेख की ट्रेनिंग दी जाती है। गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए है, क्योंकि जो वैकेंसी आती है आपने उसमें देखा होगा कि उसमें क्या कहा जाता है, बालिका वर्ग में डालेंगे या बालिक वर्ग में, तो इसका मतलब गृह विज्ञान दोनों के लिए होती है। 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है, तो आपका जो सबसे अच्छा यंत्र होगा वो हमारा होगा लीवर बैलेंस। नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि उसके सर की परिधि क्या है, छाती से छोटी होती है। नहीं तो क्या होता है, सिर की जो परिधि है वो बड़ी दिखती है बच्चों की, क्या पूरे शरीर पे सिर ही सिर दिखता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर पौष्टिकता की कमी है तो क्या होगा, आपकी छाती से छोटी दिखेगी या होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है मैरस्मस बीमारी पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, ये 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है, ये कुपोषणता को दर्शाती है, 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मैरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, तो आपका जो राइट आंसर है कमजोर होता है। नाइट आपका है ब्लाइंडनेस का अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वह अंधेरे में ना दिखना। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति, तो आपका यहाँ पे याद रखिएगा वो हमारा है जीरोफिथेलेमिया, ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है विटामिन ए की। ठीक है। विटामिन ए वैसे क्या करता है कि इससे आंखों का क्या है, आप याद रखिएगा, इससे क्या होता है कि आंखें प्रभावित होती हैं विटामिन ए से, तभी सर्दियों में क्या करते हैं, गाजर का जूस पिया जाता है। और विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है। ठीक है। और ये क्या है, असंतृप्त अल्कोहल भी है, याद रखिएगा, ये असंतृप्त है, वसा में घुलनशील है, और इसकी कमी से त्वचा, कॉर्निया आदि में क्या होता है, कोशिकाएं सूखने लगती हैं। तो जो हमारी आंखें होती हैं उनका जो कॉर्निया भाग है वो सूखने लगता है और सल्की भवन हो जाते हैं। कॉर्निया के जो सल्की भवन है उसी को क्या बोला जाता है, वो हमारा है जीरो, आपका है उसी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका जीरो, ऐसे भी आ सकता है लिखा जीरो फेथलेमिया। ठीक है। ये सबसे ज्यादा भयंकर रूप होता है विटामिन ए की कमी का। नेक्स्ट चलते हैं। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज, अभी कोविड में खूब विटामिन ए का क्या हुआ था, डोज मिली थी आंगनबाड़ी में बच्चों को, तो ये क्या है आपकी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1। ठीक है, ए वाला। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है आपका 1 लाख भी है, और उसके बाद भी वैल्यू कितनी है आपकी 1.0 भी है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 10 लाख एक एक है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन दी जाने वाली आपकी ही डोजेज की संख्या होनी चाहिए, तो आपकी कितनी संख्या में विटामिन ए देनी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी जो डोज है या खुराक है वो कितनी होगी, 11 होगी। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि अभी क्या दिया गया था आंगनबाड़ी में या आपके प्राथमिक विद्यालयों में, क्या है बच्चों को डोज दी गई थी, यानी आंगनबाड़ी में तो मोस्टली ये दिया ही गया था।
क्योंकि आंगनबाड़ी में कैसे बच्चे होते हैं, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, या फिर आपका 1.5 या 2 से भी शुरुआत हो जाती है, यानी छोटे बच्चे रहते हैं आंगनबाड़ी में, जो अपनी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से पहले आंगनबाड़ी में जाते हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा से पहले जाते हैं। ठीक है, वही आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं। तो उसकी कितनी डोज है? 11 डोज है। लोहे का कार्य है, तो लोहे का क्या कार्य है? ये दूध में उपस्थित नहीं होता है, कोई भी दूध हो, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, क्योंकि क्या करता है ये? हीमोग्लोबिन क्या वो बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन क्या करती है? पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन पहुंचाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या लोहे का कार्य है, तो यहाँ पे लोहा तत्व की कमी से वो हो जाता अनीमिया, जिसमें डॉक्टर पालक और गुड़ खाने की, आंवला खाने की क्या कहते हैं? एडवाइस, वो गुड़ और पालक खाने की सलाह देते हैं। 97 देखते हैं। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 12 ग्राम 100 ml। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? बेटिक स्पॉट। ठीक है, अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तब। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है या लक्षण है, इस तरह से समझिए, वो है गले का फूलना। ठीक है, आयोडीन की अगर कमी होगी तो साधारण लक्षण क्या होता है? गला फूलने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? घेंगा रोग बोला जाता है, अगर गला ज्यादा फूलने लगता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 मिलियन के आपका इंजेक्शन से बचाव हो सकता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1 वर्ष तक। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से से होने वाली 2 बीमारियां हैं, तो बढ़ोतरी से यानी उसकी वृद्धि से, तो आपका जो हो जाएगी वो हो जाएगी फोलोरिस और मोटापा। ये उसकी बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। निम्नलिखित में से मोटापे के कारण है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यादा खाना। सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे पीली लौ निकलती है, क्योंकि कपास का हल्का सा पीलापन होता है। और क्यों पीलापन होता है, क्यों पीली लौ निकलती है, ये सब हम जब कपास पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। वैसे तो यहाँ पे बस इतना समझ लेते हैं, यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा पीले लौ के साथ जलने लगता है। आपका है रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या होना चाहिए रेयॉन को धोने वाले में, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा सी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं डिटर्जेंट की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका सी। रेयॉन क्या है? आपका सेलुलोज रेशा है। इससे बने वस्त्रों की सतह क्या होती है? चिकनी होती है, जिस कारण धूल के कण इसमें सटते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं ऊनी कपड़ों की। ऊनी कपड़ों पर इस्त्री यानी प्रेस करनी चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है बीच में एक क्या है? कागज या फिर रखकर। ठीक है, ऊनी कपड़ों पर हमें प्रेस कैसे करनी है? बीच में एक कागज रखकर। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक ब्लीच है। नेशनल थे कपड़े की आपके फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है स्टेफेनस एग्जेंट, यानी सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
ठीक है, स्टेफनिंग अभिकर्ता के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट चलते हैं, गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है गृह प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, कौन सा अंग है, ये पहला अंग है। इसके अतिरिक्त नियंत्रण भी होता है, नियोजन, गृह कार्यों का ज्ञान एवं अन्य कार्यों का ज्ञान, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, परिवार, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ज्ञान, ये सभी क्या है, इसके अंग हैं। चलते हैं यहाँ पे, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है माता का पक्ष। याद रखिएगा, माँ से क्या, माता का पक्ष। वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना। तो जब वृद्ध व्यक्ति होगा तो क्या याद रखेंगे आप, रंगों का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना गया है। इस बार के टीजीटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहा, वो यहाँ से ही उठा है 2005 वाले एग्जाम से। तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान वाले विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना गया। तो आपका है इरविन कॉलेज, जो दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरह से आया था, मोस्टली बच्चों ने दिल्ली ही लगाया था और दिल्ली ही उसका राइट आंसर गया था। नेक्स्ट चलते हैं, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। नेशनल डे गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारे हैं 9 प्रकार के होते हैं। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए। तो सूती कपड़े की अगर बात की जाए तो ये क्या है, 160 डिग्री तापमान पर धोना चाहिए। पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है कारपेट आपका है स्पीकर आपका स्वीपर। ठीक है, जिसको स्वीपर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम। नेक्स्ट चलते हैं, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है। तो जब आप खाना पका रहे हैं तो रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए। तो उपयोगी लाइट कौन सी है, तो वो हमारी ट्यूबलाइट। बैठक और पढ़ने के कमरों में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 100 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। मकान की परिभाषा क्या है। तो मकान की जो परिभाषा है वो हमारा संवेगात्मक लगाव, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है मकान को लेकर। पराग कलर चार्ट के अनुसार तीन प्राथमिक कलर कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, प्राथमिक कलर की बात की जा रही है तो लाल, पीला, नीला, ये क्या है, आपके प्राथमिक कलर हैं। जबकि द्वितीय कलर की बात की जाए तो बैंगनी, नारंगी और हरा, ये क्या है, द्वितीयक कलर है। अगर बात की जाए गर्म कलर तो आपका क्या है, बैंगनी कैसा है, आपका गर्म कलर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए। जब फर्नीचर बड़ा हो तो कैसे, बड़े बड़े फूलों का कपड़ा लगाना चाहिए, जिससे कि फर्नीचर बड़ा नहीं दिखेगा। लंबी गर्दन की स्त्री के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है चौकोर गले का। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है शक्ति। क्योंकि इसने पूछा है भौतिक साधन, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है तो एलटी में भी आएगा ही आएगा। इसकी टर्मोलॉजी थोड़ी टफ होगी, ये बात मान के चलिए। अमानवीय साधन वो साधन होते हैं जो मानव के अंदर से नहीं निकलते, सिंपल भाषा में। अगर यहीं पे मानवीय हो जाता तो आपका रुचि मानवीय है क्योंकि आपके अंदर है, ज्ञान भी आपके अंदर है, और धन क्या है,
अरे यहाँ पे क्या होगा, मानवीय में क्या हो जाएगा, आपका धन हो जाएगा। शक्ति भी क्या है, आपके अंदर है, क्योंकि आपने जितना खाया, जितनी एनर्जी आपके पास आई, वो सब क्या है, आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे जो शक्ति है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये शक्ति का प्रयोग क्या कर रहे हैं आप, शक्ति प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये शक्ति क्या हो जाएगी, अमानवीय होता है। यहाँ पे धन और शक्ति दोनों को ही रख कर क्या कर दिया है, इसको बच्चों को कंफ्यूजन का कारण कर दिया है। बट हम क्या करेंगे कि किसी ऑथर के अकॉर्डिंग मानवीय अमानवीय साधन देखेंगे और वैसे देखेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा वो हो जाएगा धन। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखते हैं, तो साइड टेबल पर रखते हैं। अगर बीच में रखेंगे, अगर वो फैला तो सारी टेबलों के आसपास भी पानी फैल जाएगा, यानी आपकी जितनी भी वहां पे प्लेटें रखी हैं सब में पानी जाने की पूरी संभावना। तो जितनी भी वहाँ टेबल मतलब थालियाँ होंगी उनमें सब में उसमें जाने की संभावना हो जाती है। तो शायर की टेबल पर हमेशा पानी का जग और वहीं पे क्या होता है, रखा जाता है, क्योंकि बात हो रही है जग की, यानी जग का मतलब हो गया अधिक मात्रा में पानी। तो अगर वो फैला तो सारी टेबल है, वो प्लेट है आपकी, ऐसे ऐसे पानी घूम जाएगा उनके अंदर भी। तभी दावतों में भी पानी की व्यवस्था बफर में अलग रखी जाती है। तो आई होप ये जो पीडीएफ है कल का 2004 का और 2005 का दोनों ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और उससे पहले पीडीएफ सारे लोड कर दिए जा सकते हैं, हो सकता है वीडियो बनने के बाद लोड कर दिए जाए, बट आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सभी के जितने भी वीडियो अब तक बन चुकी हैं सबके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पड़े। आपको करना क्या है कि टेलीग्राम पर जाना है और जो फाइल वाला ऑप्शन है बीच में टेलीग्राम पर, उस पर आपको क्लिक करना है, फाइल का नाम डालना है कि आपको होम साइंस डालोगे, उसने से ही जितनी होम साइंस की फाइल है सारी खुल जाएंगी, यानी सारी आपके सामने होंगी। तो आपको जितनी भी जो भी फाइल उसमें से चाहिए, टोटल फाइलें आपके सामने होंगी, तो जो भी आपको फाइल चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, फिर फ्री और मतलब बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का कहीं पे भी चार्ज नहीं है इस पे। तो आप वहां से फाइलें कोई भी देख सकते हैं जो टेलीग्राम चैनल पर अब तक की वीडियो की पड़ी हुई है। तो आई होप आज से हम जीएस वाला सेशन भी करा करेंगे, उसमें हम प्रीवियस ईयर के जीआई के पेपरों को देखेंगे। उससे होगा क्या कि उससे हमें एक क्राइटेरिया पता पड़ेगा कि एलटी में कहाँ से जीएस बनेगा, क्योंकि जीएस क्या है, अथाह सागर है जिसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। और उसमें करंट भी देखना है, तो करंट वाले क्वेश्चनों को हम नहीं देखेंगे प्रीवियस ईयर में, करंट वालों को लेफ्ट पर, करंट वाले क्वेश्चनों को से ये पता पड़ेगा कि किस तरह के करंट हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को भी देखेंगे, जिससे कि हमें अपने एलटी के लिए भी क्या हो सके, थोड़ा सा प्रिपरेशन हो सके, तथा उससे बनने वाले यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पेपरों से क्वेश्चन बनते जरूर हैं, ये आपने देख ही लिया है अपनी आंखों से। तो वहां से जो क्वेश्चन बने तो वो हमसे छूटे ना। और इस तरह के अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बने हैं, तो अमूमन आप अपनी रेस से बाहर जा रहे हैं। ये निश्चित हो जाता है उसी दिन कि आप अपनी रेस से बाहर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने जो सरल हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ने जिनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है बट घुमा के वो पूछ लिए गए हैं। और ऐसे क्वेश्चन तो हमें जरूर अटेम्प्ट करके आने हैं जिनके क्या हो बहुत हल्के में हो, ऐसे क्वेश्चन तो कभी भी नहीं छोड़ने, नहीं तो कट ऑफ से हम उसी दिन बाहर हो जाएंगे। और करंट के आने वाले क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने, यानी छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी 1/3 की। तो यहाँ पे 80 सब्जेक्ट का मान के चलिए, 15 से 20 आप अपना जीएस का मान के चलिए, तो इसकी कट ऑफ अधिक नहीं जाएगी। यानी आपको कुल एवरेज कितना 100 के करीब करके आना है 150 में से, क्योंकि अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी टीजीटी पीजीटी में, तब ही क्या था, 100 में ही सिलेक्शन सबका हो गया। क्योंकि आपकी अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की कट ऑफ कितनी गई थी आपकी, 45, मतलब आपकी 40 और 45, यानी बॉयज़ वाले में कितनी गई थी, 95 गई थी, और गर्ल्स वाले में कितनी गई थी, 94 क्वेश्चन सही होने पर उनका सिलेक्शन हो गया था। तो
तो यानी जिसके क्वेश्चन 95 सही थे उसने तो बालिका वर्ग में डाला था, तो वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया, और जिसके 94 क्वेश्चन सही थे और बालिक वर्ग में था, गर्ल्स वाले में था, तो वहाँ उसका हो गया। तो यानी कि यहाँ पे कट ऑफ अधिक नहीं जाएगी। हाईएस्ट अगर क्वेश्चनों की बात की जाए तो आपका 117 थे बस। तो यहाँ पे 130 में 117 थे, यानी 150 में 117 थे हाईएस्ट क्वेश्चन सही। तो यहाँ पे हाँ, जहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग है तो बस 100 से ही काम, यानी 100 क्वेश्चन 150 में सही होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलटी की प्लानिंग और प्रिपरेशन भी, और आगे की प्रोसेस भी। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस अब एलटी आपसे दूर नहीं है। तो आप क्या करें कि पूरी तरह से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आते ही डेट आ जाएगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो लाइव सेशन कभी भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कब लाइव सेशन दे दें। तो आप जरूर सब्सक्राइब तथा चैनल को क्या कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि लाइव सेशन का जब भी हो तो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। तो तब तक के लिए बस जय हिंद, जय भारत।